हाँ जी। पंचायती राज का महत्व महत्व की बात करें तो हमने कहा कि भाई गांधी जी का मानना था कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति में पंचायती राज सिस्टम है, पंचायतों का सिस्टम है, वो बहुत अच्छा था। ग्राम अपने आप में स्वतंत्र थे, उनको डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो अपने आय के साधन खुद बनाते थे और अपने गांव का विकास में कार्य करते थे। उसी सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को बनाया गया। जो पंचायतें, जो गांव थे, पुराने गांव थे, उनमें जो परिवारों के मुखिया रहते थे या जो परिवार रहते थे उनमें एक मुखिया होता था। वह मुखिया अपने कुछ प्रतिनिधित्व को चुनते थे, जिन्हें हम पंच भी कहते हैं। आज़ादी के बाद में वो परंपरा बदली और वो चुनाव के आधार पर, जो मतदान के आधार पर उन्हें हम चुनने लगे, जिसे हम सरपंच कहते हैं गांव में। पुराने ज़माने से ये पंचायतें काम कर रही थी, लेकिन आज़ादी के बाद में इनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, संख्याओं में परिवर्तन किया गया। पंच सरपंच जो व्यवस्थाएं बनाई गई, वार्ड पंच आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर आप गांव के निवासी हैं तो। इस पंचायती राज व्यवस्था का महत्व की बात करें तो प्रजातंत्र का आधार है ये। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में आप स्वस्थ परंपराएं बनानी है, आपको स्वस्थ परंपराएं स्थापित करनी है, तो आपको जनता को शासन की चाबी देनी पड़ेगी। और वो चाबी कैसे दोगे? आप जब ग्राम स्तर पे लोगों को चुन के लाएंगे तो आप शासन की चाबी गांव के स्तर के लोगों को देंगे। उनमें लोगों में रुझान पैदा होगा। आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर आप ग्राम के निवासी हैं तो सरपंचों के चुनाव में जितना रुझान होता है लोगों का, जितना योगदान होता है, उतना योगदान एमपी के चुनाव में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गांव स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो सरपंच पद का प्रत्याशी है, वो उससे सीधे रूप से जुड़ा हुआ होता है। हर आदमी उसे जानता है, वो हर आदमी को जानने की कोशिश करता है या जानता होगा। तो इसलिए लोकतंत्र का आधार है। और यही होता है लोकतंत्र। आप जिसको चुन के लाते हैं उसे एटलीस्ट आपके बारे में पता होना चाहिए और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह आपको ऊपरी सिरे की जानकारी ही मिलना शुरू होती है। फिर बात करें प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। पिछली क्लासों में हमने बात की कि भाई ये सब जो कार्रवाई की जा रही है, ये सब के विकेंद्रीकरण के लिए ही की जा रही है। जो केंद्रीयकृत सिस्टम है, इसको बदलने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है कि जो आपकी शक्तियां हैं, जो शक्तियां केंद्रीय है, केंद्रित रूप से एक व्यक्ति के पास है, एक संस्था के पास है, उनको विकेंद्रीकृत कर किया जाए। छोटे स्तर पे भी उन शक्तियों का प्रसार किया जाए, उनको पावर दी जाए। भावी नेतृत्व। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं और एमएलए के चुनाव होते हैं, तो आपने देखा होगा कई लोगों के, आपने जो पूरा लाइफ स्पान देखा होगा कई कार्यकर्ताओं का, कई नेताओं का, जिन तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत से लोगों का आता है कि ये आज से 20 साल पहले उस गांव में सरपंच थे, उस गांव में पार्षद, उस एरिया के पार्षद थे। मतलब वो कार्यकर्ता एक जो 20 साल पहले ग्राम स्तर पर सक्रिय था, ग्राम स्तर पर उसने अपनी सेवाएं दी, वह धीरे धीरे विकास करता हुआ आज एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है आगे एमपी का चुनाव लड़े और हो सकता है आगे और बड़े पद पे पहुंच जाए। तो एक बाह्य नेतृत्व प्रदान होता है कि आप छोटे स्तर पे लोगों को, जो नेतृत्व की शक्तियां हैं, उनका डेवलप करने का मौका दे रहे हैं। जैसे विधायक, सांसद, मंत्री जो बनते हैं, उनको जो प्राथमिक प्रशिक्षण है वो इन संस्थाओं से मिल जाता है कई बार। और इन संस्थाओं से जो चुन के आते हैं उन्हें धरातल की समस्याओं की जानकारी अधिक होती है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक पहुंचता है, उससे सभी लेवल्स की जानकारी होती है। फिर बात करें राजनीतिक चेतना। जो राजनीतिक चेतना है भाई पंचायती राज में, जैसे आपने कहा कि आप डायरेक्ट मान लीजिए, आप एक उदाहरण सोचिए
कि आप सिर्फ एमपी के चुनाव करते हैं। आप सभी संस्थाओं को अगर हटा दें और आप सिर्फ एमपी के चुनाव करें तो उस एमपी को निजी रूप से कोई लोग गांव स्तर के लोग नहीं जानते। वो चुनाव करेंगे, बेमन से चुनाव करेंगे या एक विचारधारा से प्रभावित होकर चुनाव करेंगे, जो भी है, लेकिन जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होगा। फिर अब आप सोचिए एक सरपंच का चुनाव हो रहा है तो सरपंच से हर गांव के एक रहने वाले का जुड़ाव है, जो प्रत्याशी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनसे जुड़ाव है। वह सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएगा, वह सक्रिय रूप से उससे अपने एरिया के विकास के काम कराएगा। सरपंच है वह भी प्रयास करेगा कि उस ग्रामीण जो छोटा सा एरिया है उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ तो उस एरिया का विकास करने का कार्य करूँ। फिर बात करते हैं जनता व शासन के बीच सहयोग। भाई जनता और शासन के बीच सहयोग, सरकार चलाना एक बात है, लेकिन कई बार जनता के सहयोग अपेक्षित होता है। बहुत सारे कार्य होते हैं जिस समय जनता का सहयोग मिलना चाहिए, और ये जनता का सहयोग कब मिलेगा? जब आप जनता में अपने प्रशासनिक कुशलता वाले लोगों को बिठाओगे। एक तो होती है ब्यूरोक्रेसी, एक तो होता है नौकरशाही। उसमें क्या होता है कि भाई वो तो नियमानुसार जो सरकार के आदेश होते हैं उनको फॉलो करते हैं। एक होते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व जो जनता से जुड़ाव का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कई बार नेताओं के एक आह्वान पे भीड़ आ जाती है। वो पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आह्वान की, कि एक बार नेताओं के आह्वान से कोई भीड़ इकट्ठी भी हो जाती है, भीड़ खत्म भी हो जाती है। नेता ने कहा कि भाई हमें ये आंदोलन वापस लेना चाहिए तो भीड़ खत्म भी हो जाती है। नेता ने कहा कि हमें कल आंदोलन के लिए यहाँ इकट्ठा होना है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो मतलब एक उस व्यक्तित्व में पावर है, और वह अगर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाए सकारात्मक रूप से भागीदारी निभाए तो वह जनता और शासन के बीच में पॉजिटिव कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रशासन में समन्वय, भाई जनता और जो है ये पहले वाला टॉपिक है वो उसमें इसमें कोई खास अंतर नहीं है कि भाई कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है ये जनता और प्रशासन के बीच में। और प्रशासन जो है जो जिस नीतियों को क्रियान्वयन करने का कार्य करता है उससे भी सहयोग का कार्य ये करता है।